हाय एवरीवन, दिस इज योर टीचर शिवम कसेरा। आज हम लोग काइनेमैटिक्स का पहला लेक्चर देखने वाले हैं। काइनेमैटिक्स इज अ वेरी सिंपल टॉपिक, इट हैज वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व्ड और इसके जो कॉन्सेप्ट्स है वो आगे चैप्टर्स में भी आपके यूज होते हैं। तो ये चैप्टर यूजुअली लोगों का स्ट्रांग ही होता है। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, बट बिकॉज दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द कोर्स, मैं इस चैप्टर के लिए 2 लेक्चर लेना चाहूंगा। पहले लेक्चर में हम लोग थोड़ा बहुत थ्योरी देख लेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग काइनेमैटिक्स एज अ होल का क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, बट काइनेमैटिक्स स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं काइनेमैटिक्स में है क्या क्या। ठीक है, तो पहले आता है हम लोग का मोशन इन 1D, मोशन इन 1 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? पहले तो हम लोग बेसिकली जो सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन है जो आप लोग क्लास 10 में भी पढ़ के आ रहे हो वो देखते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो इक्वेशंस जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने पे हम लोग लगाते हैं। कौन कौन से? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ट्रस्ट मी, काइनेमैटिक्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स खाली वेक्टर्स और ये 3 फॉर्मूला लगाने से हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात समझने का है कि ये तीनों जो फॉर्मूला है या तीनों जो इक्वेशंस है ये तीनों हम लोग कब लगाते हैं? ये तीनों हम लोग तभी लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट। ठीक है, मतलब अगर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चेंज नहीं हो रहा है, मतलब 1 सेकेंड पे या 2 सेकेंड पे या 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन सेम ही है, एक्सेलरेशन का वैल्यू टाइम के संग चेंज नहीं हो रहा है, तो हम लोग ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं जो आपको ऑलरेडी पता होगा। नेक्स्ट दूसरा पे हम लोग आते हैं, दैट इज ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल एनालिसिस, ठीक है, इसमें क्या क्या है? इसमें बेसिकली हम लोग के पास 4 वेरिएबल आते हैं, एक्स, बी, ए और टी। इनमें से कोई भी 2 वेरिएबल पकड़ेगा, उनके बीच में ग्राफ बना के दे देगा, एक इक्वेशन दे देगा, एक रिलेशन दे देगा और उसको आपको एनालाइज करने बोल देगा, है ना। मान लो मेरे को v और t का रिलेशन दे दिया और मेरे को डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट निकालने बोल दिया, तो मैं बेसिकली इंटीग्रेट करूंगा, मुझे मिल जाएगा आंसर। मेरे को एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकालने बोल दिया तो मैं उसी टाइम पे जाके डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएशन करके मेरे को उसका वो मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो यहाँ की कॉन्सेप्ट भी इजी है, प्रोवाइडेड आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आते हो, और दैट आई एम अज्यूमिंग आपको आता ही होगा। क्यों? क्योंकि मैथ्स में इसको काफी डेप्थ में किया जाता है ना। अच्छा, यहाँ पे एक बात नोट करने का है, जैसे मान लो वी और टी में जो ग्राफ है, रिलेशन है, वो जरूरी नहीं है कि फंक्शंस वी और टी में ही हो। मतलब ऐसा भी दे सकता है आपको, v इज इक्वल टू ई टू दावर 4t, मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा? एल एन वी इज इक्वल टू 4t। तो आपको एल एन वी और टी का ग्राफ हो सकता है दे दे। मेरे कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि ये भी हो सकता है कि जो v का है या t का है एक फंक्शन दिया हुआ हो, मान लो v और टी स्क्वायर दे दिया, मान लो v और टी क्यूब दे दिया। तो जो ग्राफ प्लॉट किया हुआ है या जो हमको ग्राफ दिया हुआ है वो जरूरी नहीं नॉर्मल फंक्शंस का हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एल एन वी और टी का ग्राफ प्लॉट करूँ तो कैसा आएगा? यहाँ पे मेरा एल एन वी आ गया, यहाँ पे टी आ गया, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा जैसे आप लोग पढ़ के रखते हो, और ये जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? tan इनवर्स ऑफ 4, है ना। तो ये बात बस सीखने का है कि जरूरी नहीं है कि मेरे को वी और टी का ग्राफ अगर बोला जा रहा है मतलब वी और टी में ही दे, वी का कोई एक फंक्शन हो सकता है और डी का कोई एक फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, ग्राफिकल एनालिसिस बताता है हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। मतलब आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन लगा के क्वेश्चन दे सकता है। मान लीजिए जब मेरा वेलोसिटी और टाइम का कोई फंक्शन दिया हुआ है, या मेरा डिस्प्लेसमेंट और टाइम का कोई फंक्शन दिया हुआ है, अलग अलग फंक्शन दे सकता है और डिफरेंशिएट और इंटीग्रेट करके आपको उसके बारे में उसको उस मोशन को एनालाइज करने का क्वेश्चन दे सकता है आपको। ऑलराइट, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बाद क्या आता है? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के बाद मैं टॉपिक दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी जो टॉपिक है ये हम लोग चाहें तो इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर ही इंक्लूड कर सकते हैं, बट बिकॉज इससे क्वेश्चन यूजुअली ज्यादा पूछा जाता है इसलिए हम लोग इसको अलग टॉपिक के जैसे ही पढ़ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली दिस इज सेम एज द फर्स्ट वन, बट हम लोग अलग से भी देखते हैं यूजुअली क्लासेस में करवाया जाए, चाहे कोचिंग हो
चाहे कि कहीं का मटेरियल हो, चाहे कोई बुक हो, अलग से इस टॉपिक को मेंशन किया जाता है। यहाँ पर हम लोग बेसिकली वर्टिकल प्रोजेक्शन का बात करते हैं, वर्टिकल प्रोजेक्शन। ऑलराइट, ये जो चारों टॉपिक है मोशन इन 1D का, ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और काफी सिंपल है, तो इसका थ्योरी के पीछे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको हम लोग खाली क्वेश्चंस के थ्रू मैप कर लेंगे। क्वेश्चंस जब करेंगे इनकी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे, और बाकी थ्योरी का रिविजन करेंगे तो भी इनके कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होंगे, हम लोग का रिवाइज हो जाएंगे। तो मैं अलग से इसको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग का आता है दैट इज मोशन इन 2D। मोशन इन 2D क्या है? मोशन इन 2D में बेसिकली हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करते हैं। क्या मोशन इन 2D में खाली प्रोजेक्टाइल मोशन होता है? नहीं, मोशन और कई टाइप का हो सकता है, बट प्रोजेक्टाइल मोशन को हम लोग इतना डेप्थ में एनालाइज करते हैं कि बाकी कोई भी मोशन इन 2D का क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसी अकॉर्डिंगली सेम कॉन्सेप्ट लगा के मैप कर लेते हैं, ठीक है। तो मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन अगर अच्छे से समझ में आता है हम लोग को इन डेप्थ, भी हम लोग अभी देखेंगे, तो हम लोग का कोई भी क्वेश्चन मोशन इन 2D का छूटेगा नहीं। और मोशन इन 2D जब हम लोग करते हैं तो हम लोग का मोशन इन 1D रिवाइज हो ही जाता है ना। क्योंकि 2 डायमेंशन में अगर हम लोग कर रहे हैं तो 2 इंडिविजुअल डायमेंशन में ब्रेक करके हम लोग एनालाइज करते हैं, ठीक है। थर्ड थर्ड हम लोग क्या देखते हैं, दैट इज रिलेटिव मोशन। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है इसका, बट कुछ कुछ कैटेगरी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे रेन मैन प्रॉब्लम्स। रेन मैन प्रॉब्लम्स जैसे आपका रिवर बोट प्रॉब्लम हो गया, जैसे आपका एयरप्लेन प्रॉब्लम हो, आपका अलग अलग मिसलेनियस क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। एक कोई एक सिचुएशन कंस्ट्रक्ट करके दे दिया और आपको उसका एनालाइज करने बोल दिया, मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ पे रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, एयरप्लेन प्रॉब्लम, ये तीनों अगर हम समझ लेते हैं तो हम लोग को रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो रिलेटिव मोशन भी हम लोग मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शन क्वेश्चन से ही समझेंगे, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है वो लास्ट में इस वीडियो के हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग बेसिकली इन डेप्थ प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने वाले हैं और एनालाइज करने वाले, सारे फॉर्मूले डिराइव भी करेंगे क्योंकि डेरिवेशन से ही कॉन्सेप्ट समझ में आता है, ठीक है। अच्छा, इस पर्टिकुलर लेक्चर के जितने भी नोट्स हैं और क्लास नोट्स हैं और रिवीजन नोट्स है, ये आपको नीचे मैं अटैच कर दूंगा एंड यू कैन फाइंड इट देयर। ऑलराइट, मूविंग ऑन, हम लोग फाइनल टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं अपना, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन, ठीक है। क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिकली हम लोग एक बॉडी को, एक बॉल को एक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में एक एंगल पे फेंकते हैं। प्रोजेक्ट करने का मतलब फेंकना, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे फेंकूंगा with a velocity, let's say u, and at an angle theta with respect to the ground, that is with respect to the horizontal. all right, तो ये बॉल जो होगा ये कुछ ऐसे पाथ फॉलो करेगा और जाके कुछ ऐसे गिरेगा, है ना। मेरे को दिख रहा है, ये हम लोग का ऑब्जर्वेशन है जहाँ पे हम लोग अज्यूम करते हैं कि नीचे एक फोर्स लग रहा है या नीचे सब पे एक एक्सेलरेशन लग रहा है, दैट इज इक्वल टू जी। यहाँ पे हम लोग ग्रेविटेशन वाला कॉन्सेप्ट इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे हम लोग जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो अलग अलग हाइट पे अलग अलग पकड़ते हैं। हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि u इज रिलेटिवली स्मॉल सच दैट द हाइट वेरिएशन इज नॉट लार्ज, ड्यू टू व्हिच acceleration of gravity's value can be taken constant. ऑलराइट, यहाँ पे हम लोग अज्यूम करें दिस इज कांस्टेंट। यहाँ पे मेरे को पता है कुछ एक पाथ तो होता है, एग्जैक्टली क्या है इसका मैथमेटिकल पाथ है क्या, वो हम लोग बाद में देखेंगे। हो सकता है सेमी सर्कुलर हो सकता है ये एलिप्टिकल हो सकता है ये पैराबोलिक हो सकता है ये हाइपरबोलिक हो। एग्जैक्टली क्या है वो तो हम लोग को मैथमेटिकल इक्वेशन निकालने के बाद पता चलेगा, है ना। तो वो भी निकालेंगे, बट पहले इस मोशन को थोड़ा और समझते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये जो हाइट जा रहा है इस बॉडी का मैक्सिमम हाइट, इसको हम लोग लेबल करेंगे एच। ठीक है, और जो स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है ये और ये, इसको मैं रख करता हूँ थोड़ा सा। ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग लेबल करते हैं आर, दैट इज रेंज, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। और जो मैक्सिमम हाइट अचीव हो रहा है उसको एच लेबल करते हैं। ठीक है, ये बात मेरे समझ में आ रहा। अच्छा, एक और बात देखते हैं। बॉल यहाँ पे गिर रहा है, तो इस मोमेंट में जब वो गिर रहा है उसकी वेलोसिटी कैसी होगी? उसका वेलोसिटी इस पाथ के टेंजेंशियल होगा, है ना, ऐसा यू होगा। और अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैं बोल सकता हूँ ये जो वेलोसिटी आया है मेरा यू, मैं जस्ट सेकेंड, दिस वन यू, ये हॉरिजॉन्टल के संग थीटा ही बनाएगा और वर्टिकल के संग 90 माइनस थीटा ही बनाएगा। मतलब जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट्स है वो सेम रहेंगे, जो वेलोसिटी रहेगा वो जैसे था वो वैसा ही रहेगा। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बेसिकली मोमेंटम जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंजर्व हो रहा है और टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी भी कंजर्व हो रहा है। ये बात मेरे क्लियर समझ में आ गया। अच्छा, अब देखते हैं। तो ये जो वेलोसिटी आया मेरा u, इसको हम लोग क्या करते हैं, दो अलग अलग पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। एक अलोंग द हॉरिजॉन्टल यू एक्स जिसको बोलते हैं, और एक अलोंग द परपेंडिकुलर, अलोंग द नॉर्मल जिसको यू वाई बोलते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है यहाँ पे, और दिस डायरेक्शन सब पॉजिटिव। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरे को क्या मिलता है, अगर मैं यू एक्स और यू वाई निकालना चाहूँ, मैं यहाँ पे मेरे को, अगर मैं सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो मेरे को मिल जाएगा दिस इज इक्वल टू यू कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अच्छा, मैं दो ऐसे कंपोनेंट्स में क्यों ब्रेक किया, मैं दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ही क्यों ब्रेक किया? मैं एक पर्टिकुलर वेक्टर को दो नॉन परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक नहीं कर सकता? हाँ, मैं डेफिनेटली कर सकता हूँ, बट उससे फायदा नहीं होता है ना मेरा। यहाँ पे देखो ना, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक क्यों किया? परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में लोग ब्रेक इसलिए करते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं। मान ली मेरा एक कंपोनेंट ऐसा है हॉरिजॉन्टल, जस्ट सेकंड मेक इट लिटिल मोर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एक कंपोनेंट ऐसा वर्टिकल। तो बॉडी जितना एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, जितना हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फैक्ट बॉडी कितना ऊपर नीचे मूव कर रहा है, दैट इज बॉडी वाई डायरेक्शन में कितना चल रहा है। क्या मतलब, बॉडी का एक्स डायरेक्शन में जो मूवमेंट है इज इंडिपेंडेंट ऑफ बॉडी का वाई डायरेक्शन में जो मूवमेंट है ना। इसलिए हम लोग परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक करते हैं क्योंकि कंपोनेंट्स यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है ना, ये बात मुझे समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इस सिचुएशन का एनालाइज करते हैं। हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट से ब्रेक किया और हमको क्या मिला, यू cos थीटा और यू sin थीटा। यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखते हैं, अब देखो बॉडी पे नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से उसको एक्सेलरेशन मिल रहा है जी नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ तो बॉडी पे एक एक्सेलरेशन आ रहा है। क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी की तरफ एक एक्सेलरेशन आ रहा है? नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो बॉडी का वेलोसिटी मतलब कंजर्व हो रहा है। हाँ भाई, कंजर्व हो रहा है। मतलब अगर यहाँ पे मैं बॉडी का लूँ तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो यू cos थीटा ही रहेगा, चाहे यहाँ पे भी यू cos थीटा ही रहेगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होता। ठीक है ना, ये बात तो मैं समझ में आया। अब मान ले, बट वर्टिकल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और अगर वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी आएगा, अगर मान लेते उसको मैं वी मार्क करूँ ऐसा कुछ, इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करके, हम्म, इसको वी मार्क करूँ, तो यहाँ पे जो एंगल है वो चेंज होगा, मान लीजिए एंगल पाई है। तो मैं वी और यू में रिलेशन कैसे निकाल सकता हूँ? यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ वी अगर ये पूरा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से वी के टर्म्स में कितना होगा, वी cos फाई, है ना। और क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंजर्व्ड है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ v cos फाई इज इक्वल्स टू u cos थीटा। तो v कैन बी गिवन एज u cos थीटा बाई cos फाई। ऑलराइट, तो किसी भी पॉइंट का प्रोजेक्टाइल मोशन के पाथ में मेरे को एब्सोल्यूट वेलोसिटी मिल सकता है इस इक्वेशन से, अगर मेरे को पता है
कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे थीटा क्या है ना। चलो भाई ये बात तो समझ में आया मेरा। अब हम लोग इसी मोशन को एनालाइज करते हैं। मैं ग्राउंड से फेंका, तो बेसिकली इसका जो मोशन है उसको दो पार्ट्स में तोड़ लिया, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मेरे को पता है, मान लिया अगर मेरे को टाइम पीरियड निकालना है इस मोशन का, मतलब बॉडी ऊपर से जाके नीचे गिरने में उसको कितना टाइम लगता है, तो मुझे पता है कि कंजर्वेशन ऑफ वेलोसिटी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये वाला जो इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे तो u cos थीटा ही रहेगा, जैसा हम लोग अभी देखे, है ना। यहाँ पे मैं इसको डिफरेंट कलर से लिखता हूँ, u cos थीटा ही रहेगा। और जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वहां पे कितना रह जाएगा, u sin थीटा। दिस इज माई ux एंड दिस इज माई uy, है ना। तो मतलब जब वापस नीचे गिर रहा है तब uy भी वापस उसके इक्वल हो जा रहा है, ये बात नहीं समझ में आया। तो टाइम पीरियड क्या क्या होगा, टाइम पीरियड तो होता है 2, मैं वर्टिकल डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी है u y बाई जी। अभी कोई फॉर्मूला नहीं है, हाँ, इसको अगर मैं बेसिकली v इक्वल टू यू प्लस ईडी से डिराइव कर सकता हूँ, है ना। अगर ऊपर v है, नीचे आने के वक्त उस समय v ही रहेगा, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कितना है 2v बाई जी, ये मेरा टाइम है। तो ये फॉर्मूला नहीं है, अगर कोई भी इसको बेवकूफ जैसे फॉर्मूला जैसे याद रखता है तो इसको फॉर्मूला नहीं मत समझेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। तो ये मेरे को मिल गया। दूसरा h होता है मैक्सिमम हाइट एक पर्टिकुलर प्रोजेक्शन में, वो क्या होता है u वाई स्क्वायर बाई टू जी। अगेन ये कहाँ से मिलता है, ये मेरे को उस पॉइंट से मिलता है जहाँ पे हम लोग यूज करते हैं अपना यू स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, है ना। यहाँ पे इस इस पॉइंट पे जो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे खाली एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एग्जिस्ट कर, दैट इज यू cos थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो चुका है, क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ वर्टिकल वेलोसिटी होता तो ये हाईएस्ट पॉइंट थोड़ी ना होता। अगर वर्टिकल वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रहा है मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मोशन अभी भी है, मतलब ये ऊपर और जाएगा। तो अगर वर्टिकल मेरा कंपोनेंट जीरो नहीं हो रहा है मतलब वो मैक्सिमम पॉइंट है नहीं, तो मैक्सिमम पॉइंट कौन सा है, जहां पे वर्टिकल कंपोनेंट वह जीरो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड टर्म पे, दैट इज रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज होता है बॉडी कितना आगे बढ़ गया इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, है ना। बॉडी आगे कितना स्पीड से बढ़ रहा है यू cos थीटा से, जो कांस्टेंट है। तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड वेलोसिटी इनटू टाइम, या डिस्प्लेसमेंट बोल लो। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यू cos थीटा। और टाइम कितना है, या इसको मैं यू एक्स लिखता हूँ, एक सेकेंड, दिस इज यू एक्स, जस्ट सेकेंड, यू एक्स। और टाइम, टाइम कितना है, टाइम है टू यू वाई बाई जी, है ना। ये मेरे को पता चला। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, दिस इज टू यू एक्स यू वाई बाई जी, है ना। तो आर क्या हो गया मेरा, टू यू एक्स की जगह मैं यू cos थीटा लिख सकता हूँ, और यू वाई की जगह यू sin थीटा लिख सकता हूँ बाई जी। और टू को मैं अंदर लेके जाऊं तो मेरे को क्या मिल गया, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर टू साइन थीटा cos थीटा कितना होता है, साइन टू थीटा। तो आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, ठीक है। तो तीन फॉर्मूला मेरे को मिल गया। इसमें से मेरे को याद कौन कौन सा रखना है, देखो डेरिवेशन पता होना चाहिए, बट फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो मैं उसको 1 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर निपटा के आ जाऊं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो मैं फिर सॉल्व करने में टाइम वेस्ट ना करूं। इसलिए हम लोग को फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और प्रोसेस भी, ताकि अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए तो मैं प्रोसेस बेसिक कॉन्सेप्ट लगा के उस क्वेश्चन का आंसर निकालू। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो मैं तुरंत आंसर निकाल पाऊँ, ठीक है। तो ये वाला याद रखना है, ये वाला भी याद रखना है, इसमें बेसिकली यू बाई वाला टर्म भी याद रखना है, और इसमें ये वाला भी याद रखना है, जहाँ पे ये वाला हो गया बेसिकली और ये वाला, ठीक है। ये तो मेरे को मिला। तो अब मेरे को यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मेरे को अब एक रिलेशन चाहिए। क्या रिलेशन, मेरे को आर एच और टी में एक रिलेशन चाहिए, ठीक है। तो मैं आर या एच बाई आर करता हूँ नाउ। मैं क्या करता हूँ, एच बाई आर, देखते हैं क्या आता है। एच बाई आर करने से मेरे को मिला यू वाई स्क्वायर बाई टू जी बाई
2ux uy/g, है ना। तो uy वाला एक टर्म कैंसिल हो गया और g वाला एक टर्म कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरे को क्या मिलता है जरा देखना, नीचे एक ux बचा है, ऊपर एक uy बचा है ना। नीचे एक 4 आ गया है, ऊपर uy बचा है, नीचे ux बचा है, ठीक है। ये वाला टर्म मेरा कुछ बच जाता है। इसको देखते हैं क्या आता है। uy होता है u sin थीटा और ux होता है 4u cos थीटा, ऑलराइट। तो u कट गया यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू tan थीटा बाई 4। अच्छा, यहाँ पे वो क्या मिल गया, 4h इज इक्वल टू r tan थीटा, ठीक है। और r tan थीटा को इवेल्युएट करोगे, दिस कम्स आउट टू बी हाफ डी स्क्वायर। I am leaving this as a process for you to verify this part. Verify yourself, alright। फर्स्ट इक्वालिटी मेरे को अब मिल चुका है, सेकेंड इक्वालिटी इज व्हाट आई वांट यू टू वेरीफाई योरसेल्फ, ठीक है। प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ये वाला रिलेशन काम का मेरे कैसे, मान ले किसी किसी क्वेश्चन में क्या दिया रहता है ना, मेरे को आर का वैल्यू दे दिया, मेरे को एच का वैल्यू दे दिया हो सकता है, और मेरे को किसी और दूसरे टर्म का वैल्यू पूछ लिया, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक का दे दिया और बाकी दोनों का पूछ लिया। अब मैं वापस उसको यू के टर्म्स में निकालूं, फिर यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, लेंदी प्रोसेस है। इससे अच्छा मैं ये वाला रिलेशन याद कर लिया, 4h इज इक्वल टू r tan थीटा इज इक्वल टू हाफ डी स्क्वायर, और ये काम का रिलेशन है, इसको याद रखना है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में एक चीज बचा हम लोग का, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब जो बॉल है मेरा, जो पाथ लिया है, वो पाथ किस प्रकार का, किस टाइप का पाथ है वो, क्या वो एक पैराबोलिक पाथ है, क्या वो मेरा सेमी सर्कुलर है, क्या वो मेरा हाइपरबोलिक है, क्या है वो निकालते हैं, ठीक है। मतलब इस पाथ में बॉडी को मैं हर पॉइंट पे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन कर सकता हूँ, है ना। एक एक्स और वाई, है ना। अगर मैं इस पॉइंट को 0 0 ओरिजिन मान लूँ अपना, ये बात क्लियर है ना। तो ये वाला डिस्टेंस तो हो गया मेरा x, ये वाला डिस्टेंस, रुक जाओ, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, yes, this distance is your x and this distance is your y, am I clear। तो मेरे को x और y में एक रिलेशन चाहिए, मेरे को हर एक पॉइंट का अगर x पता हो, मैं उसका y निकाल पाऊँ, मतलब हर एक पॉइंट का मेरे को डिस्टेंस पता हो फ्रॉम ओरिजिन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पता हो फ्रॉम ओरिजिन, तो मैं उसका हाइट निकालता हूँ, ठीक है। ये मेरा काम मेरे को करना है। तो यहाँ पे x कितना है, अगर मैं टाइम के टर्म्स में लिखूं, x होगा मेरा u cos थीटा इंटू टी, है ना। क्योंकि ये बॉडी कितना आगे चल रहा है, ये बॉडी चल रहा है u cos थीटा स्पीड से, और इसको टाइम t मिल रहा है मान लेते हैं। तो x का मैं लिख सकता हूँ दैट इज u cos थीटा इंटू टी, ऑलराइट। y को मैं क्या लिख सकता हूँ सोचो, y को मैं क्या लिख सकता हूँ, y को मैं लिख सकता हूँ ऐसे कुछ, देखो ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता कि ये ऊपर तो जा रहा था u sin थीटा इंटू टी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आता है, अगर मैं वो अप्लाई करूं, u sin थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करूं, देखो, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो t को, अब मेरे को इन दोनों इक्वेशंस में से t को एलिमिनेट करना, राइट, एलिमिनेट t। कैसे करेंगे हम लोग t को एलिमिनेट, सिंपल, यहाँ से एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल देंगे, t इज इक्वल्स टू u को, सॉरी, दिस इज इक्वल टू x बाई u cos थीटा, है ना, x बाई u cos थीटा। तो y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t की जगह मैं डाल सकता हूँ x बाई u cos थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर की जगह मैं x स्क्वायर बाई 2, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं आएगा, दिस इज u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो मेरे को यहाँ से क्या मिल गया, u कट गए, x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, सिंपल है। ये वाला जो टर्म, ये वाला जो एक्सप्रेशन है आपको याद रखना है,
मैं इसको ऐसे डालू यहाँ पे इसको y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसे थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। अब एक काम करते हैं, एक्स tan थीटा को कॉमन लेके निकाल देते हैं। तो यहाँ पे मेरे को मिला y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स tan थीटा निकाल दिया, तो यहाँ पे से तो एक x निकल गया, यहाँ पे g बचा है, यहाँ पे नीचे एक tan थीटा आएगा, 2u स्क्वायर tan थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। पॉज एंड पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? अगर एक स्टेप्स फॉलो करने में दिक्कत हो रहा है, 1 मिनट पॉज करो और सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है? डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इंटू 1 माइनस एक्स कॉमन, एक्स इसको नीचे लेके गए, tan थीटा इंटू कॉस थीटा तो साइन थीटा, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे मेरे को मिल जाएगा 2u स्क्वायर, एक tan और एक कॉस मल्टीप्लाई होकर तो साइन हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। अब 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी क्या होता है, ये तो मेरे को पता है, दिस इज इक्वल टू रेंज, तो एक्स tan थीटा 1 माइनस एक्स बाई आर लिख सकता हूँ। अब मान देख लो, अगर एक्स का वैल्यू 0 है तब y इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 पे y 0 पे रहता है, हाँ ये तो रहता तो है। और x इज इक्वल टू r पे, यहाँ पे क्या होता है, r बाई आर 1, 1 माइनस 1 0, तो x इज इक्वल टू r पे भी y इक्वल टू 0। अच्छा बेटा, तो मेरे को समझ में आया कि x इज इक्वल टू 0 पे और x इज टू r पे y 0 पे रहता है, जो मेरे को इक्वेशन बता रहा है। और ऐसा तो असली में भी होता है ना? रेंज पे और मेरा पे जहां से बॉडी स्टार्ट हो रहा है, उन्हीं दो पॉइंट्स पे खाली बॉडी ग्राउंड पे रहता है, या मेरा एक्स एक्सिस पे रहता है, या मेरा हॉरिजॉन्टल पे रहता है ना? तो ये जो फॉर्मूला मेरा निकला है वो इंट्यूटिवली भी और मैथमेटिकली भी करेक्ट है, ठीक है? ये मेरे को समझ में आ गया। तो ये दो फॉर्मूला याद रखने का। अच्छा, अब इस वाले पार्ट को देखो, मेरे को क्या मिला यहाँ पे, कुछ कुछ ऐसा मिला है, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना? अब मैं x के साथ जो कोएफिशिएंट है उसको मान ले a बोल देता हूँ, और जो इसके संग है उसको मान ले b बोल देता हूँ, तो ax माइनस बी एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है? बात समझ में आ रहा है? क्यों? देख, हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में देखो ये सब ना दिखे, देखो मान डायरेक्टली दे दिया y इज इक्वल टू 6t माइनस 3t स्क्वायर, एक ऐसा कोई मान ले ग्राफ दे दिया, जैसे को बोल दिया ये, सॉरी t नहीं, यहाँ पे x होगा, सॉरी I'll just correct this, 6x माइनस 3x स्क्वायर, ऐसा कुछ दे दिया। तो अब तू 6 को tan थीटा लेगा, 3 को g बाई यू टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा लेगा, उसके बाद सॉल्व करेगा t r और h के लिए। उससे अच्छा हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ से रिजल्ट निकालने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है, समझ में आएगा। इफ यू नॉट एबल टू फॉलो अलोंग, एक मिनट रुको, अभी तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मेरे को इसको मैं a बोल दिया, और इस टर्म को जो x के अलावा है उसको b बोल दिया, ठीक है ना? तो मेरे को a और b क्या मिला, a इज इक्वल टू tan थीटा एंड b इज इक्वल टू g बाई 2u स्क्वायर कॉस, ठीक है? तो मैं r और h a के टर्म्स, a और b के टर्म्स में निकालता हूँ, ठीक है? क्या होता है वो देखता हूँ। तो मेरे पास ये ऐसा कुछ इक्वेशन मिला हुआ है मेरे को, मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, यहाँ से ax कॉमन ले लेते हैं, मेरे को यहाँ से क्या मिलता है, 1 माइनस एक्स, एक चला गया तो यहाँ पे आता है x बाई ए बाई बी, है ना? ध्यान से देखो, ऐसे कुछ आएगा, b नीचे चला गया और ये कॉमन आया तो a डिनोमिनेटर में है। तो और मेरे को पता है ये तो ऐसा होता है कुछ, y इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस इंटू 1 माइनस एक्स बाई आर, तो a बाई बी तो r के बराबर है। अच्छा, तो r इज इक्वल टू ए बाई बी तो मैं बोल सकता हूँ, ठीक है? अब मेरे को h निकालना है, h क्या होता है ये तो मेरे को पता है, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h, ये तो हम रिलेशन देखे थे। तो h इज इक्वल टू r tan थीटा बाई 4, r है a बाई बी, और tan थीटा तो खुद a है, tan थीटा तो खुद a है, और यहाँ पे बाई 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ गया, a स्क्वायर बाई 4b। तो दो चीज मेरे को याद रखना है, r इज इक्वल टू a बाई बी और h इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 4b। मतलब अगर ऐसा कुछ रिलेशन दिया हुआ है मेरे को
y इज इक्वल टू 6x माइनस 3x स्क्वायर। तो यहाँ से डायरेक्टली बोल सकता हूँ मेरा रेंज होगा 6/3 दैट इज 2 मीटर, अगर यहाँ पे मीटर्स के टर्म्स में दिया हुआ हो, और हाइट इज इक्वल टू a² by 4b, मतलब 36/4b मतलब 3। समझ में आया? तो यहाँ से कितना आ गया, दिस इज 9 एंड दिस इज 3 मीटर्स। तो हाइट होगा 2 मीटर, हाइट होगा 3 मीटर्स और रेंज होगा 2 मीटर्स। क्या बात क्लियर है सबके एकदम? तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, प्रोजेक्टाइल और उसके रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे कवर कर चुके हैं। एक बार समराइज थोड़ी देर बात करते हैं। अब हम लोग आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखते हैं ये क्या बोला है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखो, मेरे को पता है आर होता है 2 u x u y/g। मतलब अगर मैं बॉडी को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट करूं u कि ये वाला टर्म ux है और ये वाला uy है, हाँ, तो ये वाला मेरा रेंज आएगा। ठीक है, अगर मैं बॉडी को मान ले ऐसे कुछ प्रोजेक्ट करूं सच दैट ये मेरा अब ux है और ये मेरा uy है। मतलब मान ली ux था मेरा 10 मीटर पर सेकेंड और uy था 6 मीटर पर सेकेंड। मतलब बॉडी इधर पहले से जा रहा था और ऊपर सॉरी ये 10 था और ये 6 था। अब मैं ऐसा कर दिया, इसको रिवर्ट कर दिया, अब ये मेरा 6 हो गया, ये 10 हो गया। तो यहाँ पे रेंज कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2 × 6 × 10/10। और इस केस में कितना था, r इज इक्वल टू 2ux, यहाँ पे ux कितना है 10 × 6/10 दैट इज 12 मीटर, यहाँ से भी 12 मीटर है ना। इसका मतलब मेरे को समझ में क्या आ रहा है, अगर मैं ux uy को पलट दूं, अगर मैं ux uy को पलट दूं तो भी मेरा रेंज उतना ही रहता है। अच्छा, तो मतलब ऐसा दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा, एक तो होगा θ1 और एक होगा कुछ एक θ2, फॉर विच द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल गिवन दैट द वेलोसिटी इज सेम रिमेन्स द सेम। समझ में आ रहा है, रेंज सेम है उसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो कौन वो दो एंगल्स जो है उनके बीच में रिलेशन निकालते हैं, वो क्या है। समझ में आया? ux हो गया मेरा u cos थीटा फर्स्ट केस में, और सेकंड में u डैश, अगर मैं x मानूं इसको, तो ये हो गया मेरा u cos θ1, आई एम सो सॉरी, और यहाँ पे हो गया u cos θ2, u डैश cos θ2। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो cos थीटा है, u cos थीटा था और u sin थीटा था, वो अब u sin थीटा और u cos थीटा बन गया। मतलब पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से u cos थीटा, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन गया u sin थीटा। u sin थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, u cos ऑफ 90 माइनस थीटा, तो cos के टर्म्स में आ गया। तो मतलब थीटा एंगल के लिए और थीटा एंगल के लिए, प्रोजेक्शन एंगल के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि रेंज चेंज नहीं होता है। अच्छा, इसका मतलब थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए रेंज बराबर है, और अगर रेंज बराबर है तो इनको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, देख ऐसा मान लो कोई ग्राउंड है जिसमें मैं एक एंगल थीटा पे ऐसा कुछ फेंका, और ये वाला एक एंगल दूसरा 90 माइनस थीटा पे कुछ फेंका, ये वाला एंगल हुआ मेरा थीटा और ये वाला एंगल हुआ मेरा 90 माइनस थीटा। ठीक है, इन दोनों एंगल्स में मैं कुछ कुछ फेंका, दोनों एंगल्स के लिए बॉडी जो डिस्टेंस जाके दूर गिरेगा दैट इज मे बी आर। ठीक है, दिस हाइट इज h1 एंड दिस हाइट इज h2। दोनों का हाइट अलग अलग होगा, दोनों को टाइम अलग अलग लगेगा, बट जाके गिरेगा दोनों सेम टाइम पे, सेम पॉइंट पे। h1 का वैल्यू यहां से क्या मिल जाएगा मेरे को, 2u sin थीटा बाई जी, और h2 का वैल्यू 2u sin 90 माइनस थीटा बाई जी, दैट इज h2 इज इक्वल टू 2u cos थीटा बाई जी। ठीक है, t1 क्या है यहाँ पे, t1 होगा, अच्छा सॉरी सॉरी यहाँ पे h नहीं ये t होगा, अभी मेकिंग अ मिस्टेक, टाइम होता है ना 2u बाई जी, यहाँ पे मैं h लिख दिया, यहाँ पे दिस इज टाइम 1 टाइम 2। ऑलराइट,
एच देखते हैं। H1 क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और H2 क्या होगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे मेरे को H1 प्लस H2 क्या मिला, देखो तो एक बार ध्यान से, H1 प्लस H2 मेरे को मिला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो यहाँ पे मिल गया यू स्क्वायर बाई 2g। अच्छा ठीक है, ये बात तो समझ में आया। और यहाँ से और क्या बोल सकते हैं हम यहाँ से बोल सकते हैं आर क्या है, ये दोनों केसेस में आर है मेरा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, है ना। तो मैं H1 इंटू H2 करूँ, एक सेकेंड, क्यों करें समझ में आएगा। तो यहाँ मेरे को क्या मिल रहा है, यू टू द पावर 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 4g, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका रूट ले लूं, रूट लिया, तो ये मेरे को यहाँ क्या मिल गया, यहाँ पे यहाँ से मेरे को मिला यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2g। अब शायद कुछ दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को क्या मिलता है, यहाँ पे 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, दैट इज आर, है ना। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, आर इज इक्वल टू 4 रूट H1 H2, और following the same line of reasoning if you solve you will also get this is equal to half g t1 t2। अब बोल रहे भैया एक और फॉर्मूला, नहीं यार नहीं, सिमेट्रिक है, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे, देखिए उसे मिलता जुलता फॉर्मूला है। पहले हमको क्या मिला था, r tan थीटा इज इक्वल टू 4h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिल रहा है, r इज इक्वल टू 4h की जगह रूट H1 H2 और t स्क्वायर की जगह t1 t2। समझ में आया। तो ये वाला भी याद करने में बहुत ज्यादा दिक्कत तो नहीं होगा तुम लोगों को। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला पार्ट यहाँ पे समाप्त होता है। एक पार्ट हम लोग देखते हैं खाली, जो आई गेस यहाँ पे मैं मिस कर दिया, आई जस्ट गो बैक। मेरे को पता है रेंज मेरे को मिला कितना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1, तो साइन 2 थीटा, अगर मैं चाहूँ मेरा रेंज मैक्सिमम साइन 2 थीटा फॉर अ गिवन वेलोसिटी, मेरा रेंज मैक्सिमम हो, तो मेरा साइन 2 थीटा कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा मेरा 90 डिग्री, क्योंकि मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 0 90 के बीच में वैरी कर रहा है, और थीटा कितना हो जाएगा मेरा 45 डिग्री। क्या ये मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 और 180 के बीच में लाई नहीं कर सकता है, नहीं ऐसा बात नहीं कर सकता है, बट वो दूसरे डायरेक्शन में हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल के अलग हम लोग दूसरे लेंगे, तो 0 to 90 के बीच में एनालाइज करने से मेरा काम चल जाता है। तो आज जब थीटा मेरा 45 डिग्री है, तब मेरा रेंज जो है वो मैक्सिमम आता है। तो आर मैक्स इज ऑब्टेन्ड व्हेन थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। आई गेस ये वाला बात समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग रिकैप करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा रिकैप करते हैं, यहाँ पे समरी लिखते हैं। ऑलराइट, हम क्या पढ़े, एक मान ली मेरा ग्राउंड है कुछ ऐसा, इसलिए अगर मैं ऐसा कुछ फेंका हूँ बॉल को, तो वो कुछ ऐसा कर लेगा सच दैट ये वाला जो वेलोसिटी है u हो, this angle is theta, so this component is taken as, or it comes out to be u cos theta, and the other perpendicular component comes out to be u sin theta. All right, this is what we get. Now the ball takes this projectile, follows this projectile motion and lands up here. According to conservation of velocity or conservation of momentum, we conservation of energy, we have the velocity components same as before, that is the horizontal one turns out to be u cos theta and the vertical one is u sin theta. All right, the distance between the body where the body starts and where it falls down is r. All right, this distance is r.
I'm not able to make this. Just a second. Yeah, this distance is r, and the maximum height that the body achieves during this motion, where its vertical velocity becomes 0, is h. Also, if we take a point where the body has a velocity v, then we can say v cos theta is equals to v cos phi is equals to u cos theta. All right, where this angle is phi. डायग्राम समझ में आ रहा होगा, ठीक है. Where do we start a journey from? We start a journey from measuring the values of time period, maximum height, and range. Time period is given as 2u by g, that is 2u sin theta by g. All right. Next, we have h is equals to u y square by 2g, that is u square sin square theta by 2g. What else do we have? We have r, that is 2ux uy by g, which is u square sin 2 theta by g. ऑलराइट, ये वाला फॉर्मूला ये याद रखना. अच्छा, ये जो मैं पहला वाला टर्म लिख रहा हूँ ना, ये भी याद रखना, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन है वो वेलोसिटी उसमें एंगल और एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं देके वेक्टोरियली रिप्रेजेंट कर देता. जैसे मान लीजिए वेलोसिटी दे सकता है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है. अब तू इसका इक्विवेलेंट निकालेगा, इसका मॉड निकालेगा रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ पे कुछ ऐसा 3 प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, फिर उसका कंपोनेंट लेगा. इस तरह से डायरेक्टली इसी फॉर्म में बैठाते हैं, ठीक है. फॉर्मूला नहीं, फॉर्म बोल रहा हूँ, ठीक है. तो ये वाला फॉर्म भी याद रखना है. अच्छा, इसको मैं रब करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड. यस, व्हाट एल्स डू वी हैव? We have 4h is equals to r tan theta is equals to half gd square. ऑलराइट, ये मेरा एक फॉर्म है जो काफी काम का है और जो जगह हम लोग की काम करता है, ठीक है. यहाँ पे तो मेरे को ये चीज मिला, क्या पता है. अब मेरे को हम लोग बात करते हैं उसके बारे में, दैट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के बारे में. यहाँ पे मेरे को पता है y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और दिस कैन बी रिटन एज x tan थीटा into 1 minus x by r. Alright, this is abbreviated as ax minus bx square. Alright, where we get the fact that a is equal to tan theta and b is equal to the other value, the coefficient that is attached with x square. Alright, what illustrations or implications we have from this? We have r, we get r, just a second, yes, r is equals to a by b and h is equals to a square by 4b. Alright, acha, now we come on to complementary angles. Alright, complementary angles क्या होता है? complementary angles, complementary angles होते हैं θ1 plus θ2 is equals to 90 डिग्री. Alright, मतलब जो एंगल्स है वो उनका जो सम है वो 90 डिग्री है. चलो ये बात में समझ में आया. तो इनके लिए रेंज इज इक्वल टू सेम रहता है, रेंज इज इक्वल टू सेम प्रोवाइडेड u कांस्टेंट. ऑलराइट, मतलब सेम वेलोसिटी का ही बात हो रहा है. अच्छा, विच इज ऑब्वियस, राइट. यहाँ पे मैं इसको रब करके थोड़ा ठीक से
ऑलराइट, चलो ठीक है। तो रेंज सेम है, थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यहाँ पे मेरे को क्या पता है, एच वन, यहाँ पे एक फॉर्मूला जो मेरे काम आता है, दैट इज जो हम लोग हर जगह लगाते हैं, इट इज आर इज इक्वल टू 4 रूट एच वन एच टू इज इक्वल टू हाफ टी वन टी टू। ये पहला जो हम लोग काम लगाते हैं। दूसरा हम लोग काम लगाते हैं एच वन प्लस एच टू इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई टू जी। ठीक है, ये दोनों चीज हम लोग के काम लगता है। और यहाँ पे हम लोग का जो प्रोजेक्टाइल का डिस्कशन है वो मेनली खत्म होता है। दो तीन रिजल्ट्स आते हैं आप लोगों के, जो मैं आपको याद रखने नहीं बोलता हूँ, बट अगर पता रहता है तो एग्जाम में देख के आदमी थोड़ा पैनिक नहीं करता, इसलिए मैं ये रिजल्ट दिखा दे रहा हूँ दो तीन आपको। क्या है वो रिजल्ट? पहला है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट बिकम्स परपेंडिकुलर टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी। मतलब कोई एक पॉइंट होगा जहां पे इसका वेलोसिटी कुछ ऐसा होगा, ठीक है। मान लेते हैं वो वेलोसिटी वी डैश, ठीक है। तो वी डैश को हम लोग क्या बोल सकते हैं? मैं बोल रहा हूँ कि वी डैश शुड बी परपेंडिकुलर टू माय इनिशियल वेलोसिटी। मतलब अगर मेरा इनिशियल वेलोसिटी जो था वो मेरा हॉरिजॉन्टल के संग एंगल थीटा बना रहा था, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, है ना। तभी ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो अब इस पॉइंट पे मेरे को वो निकालना है कि कितना हो रहा है वी डैश का मैग्नीट्यूड। तो देखते हैं, वी डैश को हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। अगेन वी डैश कॉस 90 माइनस थीटा, है ना। और दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? दिस इज विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे वर्किंग छोटा सा दिखाता हूँ और एंड देन आई ड्रॉप इट। वी डैश साइन थीटा sin theta is equal to u cos theta. So v dash is equals to u cot theta. ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ परपेंडिकुलर इनिशियल, क्या होगा परपेंडिकुलर टू इनिशियल? v dash is equals to u by cot theta. Sorry, this is u cot theta, not u by cot theta. Just a second guys, this is u cot theta. Alright, u cot theta. Next is time taken for the velocity to become perpendicular to its initial velocity. टाइम टेकिंग कितना है देख, पहले था वेलोसिटी u sin थीटा ऊपर, अब है u cot थीटा नीचे, ठीक है ना। पहले था u cot थीटा ऊपर, अब है u cot थीटा नीचे। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा मेरा? ये होगा u sin थीटा प्लस u cot थीटा, cot थीटा मतलब cos थीटा बाई sin थीटा बाई जी। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला? जस्ट सेकेंड, यहाँ पे हम लोग लेंगे u cot थीटा बाई इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए यहाँ पे एक cos थीटा और ऐड हो जाएगा। हाँ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी देख रहे हैं ना हम लोग, टाइम निकालने के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी देख रहे हैं। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है? दिस इज u sin स्क्वायर थीटा प्लस u cos स्क्वायर थीटा बाई g sin थीटा। अब u cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? u बाई g sin थीटा। तो यहाँ पे पूरा मिटा मिटू के सब प्रोसेस समझ में आ गया उन लोगों को। t इज इक्वल टू u बाई g sin थीटा। ठीक है, ये मेरे को आंसर। प्रोजेक्टाइल का डिस्कशन यहाँ पे खत्म होगा। प्रोजेक्टाइल में इसके अलावा ना कुछ है, ना आपको अलग से याद रखने का जरूरत है। ठीक है, ये आप लोगों को इतना कॉन्सेप्ट अगर पता है तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी जस्ट रब दिस। आई गेस यहाँ पे प्रोजेक्टाइल वाला बात समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस के थ्रू ही रिवीजन कर देंगे। ठीक है, आई होप तुम लोगों को यहाँ पे लेक्चर अच्छा लगा होगा एंड विल एंड दिस लेक्चर नाउ। थैंक यू।